हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स का देखिए पहला यूनिट जो है वो कंप्लीट करेंगे, जो कि है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हम फिज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान जो है फिज़िक्स एक ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजियस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है नेचर मतलब प्रकृति। फिजिक्स के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? आइजैक न्यूटन को। आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने फिजिक्स के बहुत सारे नियम बताए हैं। इसीलिए इस बुक को भौतिक विज्ञान की गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, मात्रक एवं मापन वाले टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है? भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है वो पदार्थ की वो भौतिक गुण होती हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसका हम मापन कर सकते हैं, या फिर इसके मापन को हम संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। भौतिक राशियों को डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट के आधार पर हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, दिशा, परिमाण और मात्रक के आधार पर। तो फ्रेंड्स, दिशा और परिमाण के आधार पर दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। वहीं मात्रक या मापन के आधार पर बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर बांटते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश राशि की, मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको दर्शाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। जैसे कि समय, दूरी, चाल, द्रव्यमान मतलब मास, आयतन, वॉल्यूम, दाब, प्रेशर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, पावर और टेम्परेचर, तापमान। ये सभी जो है ये अदिश राशियाँ होती है। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको मिलते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सदिश राशि की, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको दर्शाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको दिशा की भी आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि या फिर वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पर हम एक ट्रिक देख सकते हैं, 95% व शब्द से शुरू होने वाली जो राशियाँ होती हैं वो सभी सदिश राशि होती हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। जैसे कि बल हुआ, विस्थापन हुआ, वेग हुआ, विद्युत तीव्रता हुई, त्वरण, संवेग, ये सभी जो है सदिश राशियाँ हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मापन या फिर मात्रक के आधार पर बात करें, उसमें भी हम दो कैटेगरी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूल राशियों की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर हमको 7 मूल राशियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं। ये 7 राशियाँ कौन कौन सी हैं? दूरी, डिस्टेंस, द्रव्यमान, मास, टाइम, समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, छठा है ज्योति तीव्रता, जिसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, और सातवां है पदार्थ की मात्रा, मतलब अमाउंट। तो ये हमारी 7 क्या है? मूल राशियाँ हैं। इनके मात्रक भी दिमाग में रखना है हमको। दूरी का देखिए मात्रक क्या है? मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का कैंडिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पदार्थ की मात्रा का है मोल। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ और उनके मात्रक मतलब यूनिट। इसके बाद आती है ड्राइव क्वांटिटीज़। ऐसी भौतिक राशि, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो 2 या 2 से अधिक मूल राशि, मतलब जो बेस क्वांटिटीज़ अभी हमने डिस्कस करी, उनसे मिलकर बनी हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसके एग्जाम्पल हुए फोर्स, बल, प्रेशर, एक्सेलरेटर, त्वरण, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, कार्य और आवेश, मतलब चार्ज। क्लियर? तो ये हमारी हो गई ड्राइव क्वांटिटीज़। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया, इनको मापने की 4 पद्धतियाँ हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाली जो पद्धति है वो कौन सी है? एसआई पद्धति। 4 पद्धति कौन सी है? सीजीएस पद्धति, इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम भी बोलते हैं। एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। और चौथी है एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। सबसे ज़्यादा चलने वाली पद्धति जो है वो कौन सी है? एसआई पद्धति है। इस एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन 1971 में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी पद्धति का यूज़ किया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, पावर ऑफ 10 से बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
तो एक बेसिक यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली हमको एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले, तो चलिए इसको भी हम जल्दी से कवर करते हैं। यहाँ पर देखिए पावर ऑफ 10 की बात करें फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव में देखें 10⁻1 जो होता है उसे हम डेका बोलते हैं, 10⁻2 को हेक्टो, 10⁻3 को किलो, 10⁻6 को मेगा बोला जाता है, 10⁻9 को गीगा, 10⁻12 को टेरा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया था, और 10⁻15 को पेटा बोला जाता है। लास्ट के जो ये 4 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 को गीगा, 10⁻12 को टेरा और 10⁻15 को पेटा। ठीक है, अब नेगेटिव में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 10⁻−1 को डेसी बोलते हैं, 10⁻−2 को सेंटी, 10⁻−3 को मिली बोला जाता है। अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट हमारे स्टार्ट होते हैं। 10⁻6 माइक्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10⁻−9 को नैनो बोला जाता है, 10⁻−12 को पीको बोला जाता है और 10⁻−15 को फेम्टो बोला जाता है। ये सीधे एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि फेम्टो में 10 की पावर कितनी होती है, -15 होती है कि -14 होती है कि -13 -12, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, फेम्टो में 10 की पावर -15। क्लियर। चलिए अब छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे आपसे कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, ऐसा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा। 1 माइक्रोन कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइक्रोन इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 1/10⁻6 मीटर कर सकते हैं। इसको बटे में लेके आएंगे हम, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर 10⁻6 जो है इसको हम क्रॉस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 माइक्रोन इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 10⁻6 माइक्रोन होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20+ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है और उनके मात्रक जो है वो बताने वाला हूँ, जिनसे एग्ज़ाम के अंदर लगभग 4-4, 5-5 बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बस आप उतनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से 100% बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो उसका मात्रक क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, कैंडेला होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की मापने की इकाई क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने तरंगदैर्घ्य की बात करी, वेवलेंथ की बात करी, तो वेवलेंथ क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए वेवलेंथ जो होती है एक प्रकार की डिस्टेंस ही होती है। अब कैसे डिस्टेंस होती है, किसी भी वेव की 2 जो क्रेस्ट होती है उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वही क्या होती है, वेवलेंथ होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर वेव दिख रही होगी, तो ये 2 देखिए इसकी क्रेस्ट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, और वेवलेंथ को मापने की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। आगे देखिए विद्युत आवेश जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कुलम्ब, क्या होती है, कुलम्ब। ठीक है, विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विद्युत अगर प्रतिरोधकता पूछे तो उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे फ्रेंड्स देखिए विद्युत चालकता की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा को संचालित करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत चालकता या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहा जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती हैं, साइमन्स होती हैं। और ये जो होता है, ये विद्युत प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसका उल्टा होता है। तो वहाँ पर देखिए अभी हमने बात करी विद्युत प्रतिरोध की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो उसका उल्टा मतलब 1/में ओम, इसे क्या बोला जाता है, 1/में ओम को मो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मो। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये क्लियर हुआ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, आगे भी देखिए पूरी फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे इसको, स्पेशली जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए करंट जो होता है मतलब धारा जो होती है वो क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। किसी भी परिपथ में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अगर प्रवाहित होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर। किसी भी परिपथ में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड प्रवाहित होते हैं
तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं पर सेकेंड। तो एम्पियर जो होता है वो क्या होता है, आवेश पर सेकेंड होता है। आवेश में हमने अभी बात करी इलेक्ट्रॉन, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इसी को हम 1 एम्पियर बोल रहे हैं। तो एम्पियर इक्वल टू हो गया आवेश अपॉन में सेकेंड, चार्ज अपॉन में सेकेंड। और मैंने आपको बताया था कि विद्युत आवेश जो होता है, चार्ज होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, कूलम अपॉन सेकेंड। ये भी एग्जाम में देखिए पूछा जाता है कि कूलम अपॉन सेकेंड क्या होता है, एम्पियर ही होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा की ही इकाई है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं सीधे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। क्लियर। आगे बात करते हैं चुंबकीय प्रवाह की, मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वेबर होती है। अब हम यहाँ पर देखिए जल्दी से पहले समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय प्रवाह क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक चुंबक है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब किसी क्लोज्ड एरिया से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पास हो रही हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्लोज्ड एरिया है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस क्लोज्ड एरिया से पास हो रही हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट वेबर होती हैं। क्लियर। अगर हम देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो वो होती है वोल्ट इंटू सेकेंड। क्या होती है, वोल्ट सेकेंड। और अभी हमने इसकी एसआई यूनिट की बात करी, तो यहाँ पर देखिए वेबर इक्वल टू हो गया हमारा वोल्ट इंटू सेकेंड। अब हम इस सेकेंड को देखिए वेबर के नीचे लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा वेबर अपॉन सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, तो वेबर अपॉन सेकेंड होता है। क्लियर हुआ आपको। अगर मैं डायरेक्ट आपको बता देता कि वोल्ट इक्वल टू वेबर अपॉन सेकेंड, ये याद रखना है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको क्या करा, कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की हमने अभी बात करी। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की यूनिट जो होती है, मतलब तीव्रता की यूनिट जो होती है, इंटेंसिटी की, वो यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति जो होती है, पावर की यूनिट, वो क्या होती है, टेस्ला होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, खगोलीय दूरियों को मापने की इकाइयों को भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि लंबाई की ही इकाई हैं। पहली आती है प्रकाश वर्ष। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात मतलब वैक्यूम में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.4 × 10⁻15 मीटर। दूसरी होती है पारसेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। कौन सी, पारसेक। तो हमने खगोलीय दूरियों को मापने की 2 इकाई डिस्कस करी, 2 यूनिट को डिस्कस किया, एक तो प्रकाश वर्ष और दूसरा है पारसेक। आगे देखिए फ्रेंड्स, फोर्स जो होता है, बल जो होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। कार्य या फिर ऊर्जा की बात करें हम, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। यहाँ पर देखिए मैं आपसे जो पॉइंट डिस्कस करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्य मतलब ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। कार्य बोलो चाहे ऊर्जा बोलो, उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 1 न्यूटन बल के द्वारा 1 मीटर विस्थापन के कारण किया गया जो कार्य होता है, वही क्या होता है, 1 जूल को परिभाषित करता है। मतलब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और 1 मीटर का विस्थापन हुआ, तो किया गया कार्य 1 जूल। क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। इस यूनिट को भी कार्य और ऊर्जा में कभी कभी यूज़ किया जाता है। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। क्लियर। आगे हम बात करते हैं अब शक्ति की, पावर की। तो पावर की यूनिट होती है वॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्रेंड्स, कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। तो कार्य करने की दर, दर मतलब टाइम की बात हो रही है। तो कार्य का मात्रक अभी हमने देखा जूल होता है, और दर मतलब यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, पर सेकेंड की। तो जूल पर सेकेंड भी शक्ति का मात्रक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शक्ति का मात्रक फ्रेंड्स मैंने आपको बताया वॉट, इसके अलावा बताया मैंने जूल पर सेकेंड। ठीक है। इसके अलावा भी शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्वशक्ति, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो होती है वो इक्वल टू होती है 746 वॉट के। ये भी सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स आपसे जूल पर सेकंड की बात करी थी और वॉट की बात करी थी। तो 1 वॉट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। क्लियर। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल हमको देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि आपसे ऐसा पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर कि 1 वॉट आर इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, कितने जूल के बराबर होता है। तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा। 1 वॉट इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 वॉट आर इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल आर पर सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए जो 1 वॉट आर इक्वल टू 1 जूल आर पर सेकेंड लिखा था, वहाँ पर हमने देखिए आर को क्या लिख दिया, हमने 3600 सेकेंड लिख दिया। तो 1 जूल इंटू 3600 सेकेंड अपॉन में सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया हमारा, तो कितना आ गया, 3600 जूल आ गया। तो 1 वॉट घंटा मतलब 1 वॉट आर इक्वल टू 3600 जूल। अब मैं इसको पावर में भी लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा 3.6 इंटू 10⁻3। अगर मैं 3.6 में से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे में एक 0 जाएगा, जो कि 10⁻3 से एक बार कटेगा तो 10⁻2 बन जाएगा, तो 3600 ही होना है। तो उसको लिखा कैसे जा सकता है, 3.6 इंटू 10⁻3। अब एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1 वॉट आर इक्वल टू कितने जूल होता है, तो कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻3। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि 1 वॉट इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे हम अब दाब की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर की 2 यूनिट हमको बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिमाग में रखना है, एक है पास्कल और दूसरी है टॉर। पास्कल और क्या है, टॉर। टॉर से 3-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि एक दाब की यूनिट है। ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। कार्य हुआ, ऊर्जा हुई, ऊष्मा हुई, इन सब की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ऊष्मा की अगर सीजीएस यूनिट पूछ ले आपसे तो वो क्या होती है, कैलोरी होती है। ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू कितने जूल होता है, 4.18 जूल होता है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये ध्यान रखिएगा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। इसके बाद हम ताप की बात करते हैं, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो केल्विन होता है उसका मान कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब टेम्परेचर के और भी पैमाने हैं जिस पर उससे मापा जाता है, जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इन पर भी टेम्परेचर को मापा जाता है। मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सेल्सियस से केल्विन और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जो है, इनको ड्राइव करने के भी फॉर्मूलेज होते हैं। बस ये 2 फॉर्मूले आप दिमाग में रखना है आपको। सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है, केल्विन माइनस 273। वहीं अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखें तो सेल्सियस इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 1.8। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होता है ये दोनों बराबर होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किस डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान रखना है, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये वाला। नेक्स्ट देखिए, अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करें, लेंस की शक्ति जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है फ्रेंड्स, डायप्टर होता है। इसके बाद देखिए अब हम रेडियोधर्मिता की बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी मैं आपको अलग से भी बताऊंगा लास्ट में क्या होता है ये रेडियो एक्टिविटी। बस इतना समझ लो कि वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ जो होता है वो स्वयं ही क्या करता है, ऊर्जा या फिर विकिरण निकालते रहता है। यह विकिरण जो होती है ये अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें रेडियो एक्टिविटी के, जैसे कि यूरेनियम हुआ, रेडियम हुआ, थ्योरियम हुआ, ये वो एलिमेंट हैं जो अपने खुद से क्या करते हैं, विकिरण निकालते रहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो किसने करी थी, हेनरी बेक्यूरेल ने करी थी 1896 में। इन्हीं के नाम पर रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट जो है वो रखी गई हैं। क्या रखी गई हैं, बेक्यूरेल। तो ध्यान रखिएगा रेडियोधर्मिता की यूनिट जो है वो क्या है, बेक्यूरेल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, तो वो देखिए मापी जाती है डेसिबल में। उसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया और उनकी यूनिट हमने देखी। आगे अब हम मोशन इन फोर्स को डिस्कस करेंगे, गति एवं बल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसे ही मैकेनिक्स कहा जाता है, मतलब यांत्रिकी। ये फिजिक्स की वो फील्ड होती है जिसके अंतर्गत किसी पिंड पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उनके व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है हम उसी के बारे में स्टडी करते हैं।
भाई कोई एक पिंड था, हमने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, अब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो गए, उसी के बारे में हम इस फील्ड के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स। अब देखिए आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जो कि आगे चल के हमको ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में भी काम आएगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। द्रव्यमान और भार, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, इसको समझो पहले। देखिए किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो उस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मतलब मास होता है। और अगर हम भार की बात करें, वेट की बात करें, तो पृथ्वी जो है जिस फोर्स से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, भार मतलब वेट कहते हैं, जिसे हम mg से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये वेट और मास के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अर्थ जो है आपको अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो आपके मास में मल्टीप्लाई हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो बन जाता है वेट, mg। क्लियर हो गया, m हो गया हमारा यहाँ पर मास, g हो गया गुरुत्वीय बल। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अभी भी हमको काम आने वाला है और आगे भी काम आएगा। तो टॉपिक पे आते हैं हमारे। हम यहाँ पर देखिए मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हम डिस्टेंस को लेकर डिस्कस करते हैं। तो डिस्टेंस में हमको दो टर्म देखने को मिलती है, दूरी और एक विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में हम अंतर समझ लेते हैं। देखिए ये एक ए पॉइंट है, एक यहाँ से देखिए कार चली जो कि घूमते हुए बी पॉइंट तक पहुँची। तो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो वास्तविक लंबाई है वही क्या होगी, हमारी दूरी होगी। ए पॉइंट से चली गाड़ी, बी पॉइंट तक पहुंची, तो ये जो ए से बी तक की बीच की वास्तविक लंबाई जो होगी वो क्या होगी, दूरी होगी। वहीं अगर हम ए से बी के बीच सबसे कम दूरी की बात करें तो उसे क्या बोला जाता है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर आपको समझ में आ गया। तो आगे आपको अब चाल और वेग में अंतर क्लियर होगा, स्पीड और वेलोसिटी में। चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है, किसी पिंड या निकाय के द्वारा एकांक समय मतलब एक सेकंड में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक सेकंड में चली गई दूरी, यही होती है हमारी स्पीड। तो चाल इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी का मात्रक होता है हमारा मीटर, टाइम का होता है सेकंड। तो चाल की हमारी ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। हो गया आपको क्लियर। आगे अब हम बात करते हैं वेलोसिटी, वेग की। वेग जो होता है ये कौन सी राशि है, हमने पढ़ी थी, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करती है। तो किसी पिंड या निकाय के द्वारा एकांक समय मतलब एक सेकंड में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो वेग इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं बोला है मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड में, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। क्लियर। तो यहाँ पर वेलोसिटी का मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हमने वेलोसिटी पढ़ा, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होती है, त्वरण होती है। चेंज इन वेलोसिटी, समय के साथ किसी गतिमान पिंड के वेग मतलब वेलोसिटी में जो वृद्धि होती है उसे ही त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वेग अपॉन में टी। अभी हमने वेग का ऐसा यूनिट देखा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। अपॉन में टी है समय, तो सेकेंड हो गया। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सेकेंड स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएं तो मीटर सेकेंड माइनस 2, तो ये हो जाएगी हमारी ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की। क्लियर। सीधे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर हमको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, माना कि कोई एक वस्तु है, उसका स्टार्टिंग जो वेलोसिटी था, प्रारंभिक वेग, वो v है, और t टाइम के बाद में उसका जो वेग हो जाता है, वेलोसिटी हो जाती है, वो हो जाती है u। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, a इक्वल टू, अभी हमने बात करी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, मतलब वेग अपॉन में टाइम, तो v माइनस यू अपॉन में t। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल बन जाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा आप। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं संवेग की, मोमेंटम। यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान जो मास होता है और वेलोसिटी होता है, उसके गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। हर जो भी गतिमान वस्तु होती है उसमें क्या होता है, संवेग होता है। संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया, मास इंटू वेलोसिटी, p इक्वल टू एम इंटू वी।
तो यहाँ पर संवेग की ऐसा यूनिट हो जाएगी, मास हो जाएगा देखिए हमारा यहाँ पर किलोग्राम, और v जो है वो क्या है मीटर पर सेकेंड, तो हमने लिख दिया इसको मीटर सेकेंड -1। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड -1 ये संवेग की ऐसा यूनिट होती है। हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये पता होना चाहिए P = mv। किसी भी वस्तु का संवेग जो होता है वो उसके मास मतलब द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। तो P = mv, द्रव्यमान की यूनिट हो गई हमारी किलोग्राम, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर सेकेंड -1। इस तरीके से हमको यूनिट निकालना आना चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फोर्स की, बल की। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल वो कारक होता है जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था मतलब जो स्टेट है उसकी, पोजीशन है, स्थिति जो है, और साइज मतलब उसके आकार में परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बल बोलते हैं। और बल की यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन है। सीधे सीधे एग्जाम में ये बेसिक क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए अब हमारा लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से एग्जाम के अंदर हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस सेक्शन को भी कंप्लीट करते हैं। न्यूटन ने गति से रिलेटेड 3 नियम दिए, वो तीनों नियम हमको कंप्लीट करना है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई वस्तु जो है वो विराम अवस्था में या फिर कोई वस्तु जो है वो गतिमान अवस्था में है, तो वो वस्तु तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। समझ में आया आपको? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है मैंने आपको बताया अभी, लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में भी जाना जाता है, जड़त्व का नियम। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यूटन का कौन सा नियम जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है, तो कौन सा, न्यूटन का पहला नियम। ये क्लियर हो गया होगा आपको। पहला नियम ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु जो है वो विराम अवस्था में या फिर गतिमान अवस्था में, तो वो वस्तु जो है वो उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, उस वस्तु में त्वरण मतलब एक्सेलरेशन उत्पन्न करना। मतलब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न करना ही एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। अब बात करते हैं हम द्वितीय नियम की, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, वस्तु पर जो आरोपित बल होता है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, उस वस्तु के द्रव्यमान जो मास है उसका और बल की डायरेक्शन में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर कोई वस्तु है उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स के डायरेक्शन में जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो उस वस्तु के मास के गुणनफल के बराबर होता है, F = ma। यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ। सीधे एग्जाम में यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। यहाँ पर a है एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जैसे कि एक व्यक्ति के पास तेज गति से एक गेंद आ रही है, इस गतिशील गेंद में क्या है, मोमेंटम है। मैंने अभी आपको बताया था कोई भी वस्तु अगर देखिए गति कर रही है तो उसमें क्या होगा, संवेग होगा। तो इस गतिशील गेंद के अंदर क्या होगा, संवेग होगा। हमने बात की थी कि हर गतिशील चीज़ में मोमेंटम होता है। अब व्यक्ति के पास जब ये गेंद हाथ पर टकराती हैं तो गेंद क्या होती है, रुक जाती है। मतलब मोमेंटम जो है, संवेग जो है उसका, वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब इसका देखिए सेकंड केस देखिए। अब अगर वो व्यक्ति जो है वो गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ अगर वो पीछे ले लेता है, अगर नहीं लेगा तो झटका जो है वो तेज़ लगेगा, क्योंकि संवेग जो है वो एकदम से ज़ीरो हो रहा है, फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रहा है। और जब वो हाथ गेंद को पकड़ते समय पीछे लेता है तब क्या हो रहा है, संवेग जो हो रहा है, मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे शून्य हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो कम लगेगा। अब वो हाथ पीछे ले रहा है तो उसमें कुछ समय भी लगेगा, तो वो समय मान लेते हैं हम है t। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर। अभी हमने बात करी कि गेंद को जब वो पकड़ रहा था तब क्या हो रहा है, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले संवेग था, जैसे हाथ में गेंद टकराई संवेग 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। अब वो हाथ धीरे धीरे पीछे जा रहा है तो उसमें कुछ समय भी लग रहा है, तो वो समय t है। तो यही संवेग में परिवर्तन की दर P/t समानुपाती होती है फोर्स के, लगाए गए बल के। यही है बेसिकली न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब यहाँ पर P जो होता है मोमेंटम संवेग, वो क्या होता है, m × v होता है, मास × वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं m × v/t हो गया। और हमने बात करी थी एक्सेलरेशन में कि एक्सेलरेशन त्वरण जो होता है वो क्या होता है, v/t होता है। चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो v/t को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो समानुपाती हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m × a के। तो यही तो हमने बात करी थी, F = ma। क्लियर हुआ आपको? ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा।
अब हम न्यूटन के तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम क्या बोलता है, जब कभी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में भी जाना जाता है। इसको ऐसे समझिए कि एक यहाँ पर देखिए टेबल है, मेज है। इस टेबल के ऊपर एक पुस्तक रखी हुई है। ये पुस्तक टेबल पे एक फोर्स लगा रही होगी। टेबल भी इस पुस्तक पर समान और विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो ये न्यूटन के तीनों नियम हमने अच्छे से डिस्कस किए। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन द्वारा दिए गए गति के 3 समीकरण। ये तीनों समीकरण क्या है? देखिए, पहला है v = u + at। ये जो पहला समीकरण है ये वेग और समय के बीच में संबंध को बताता है। u जो है यहाँ पर ये हमारा है प्रारंभिक वेग, v जो है ये है अंतिम वेग, a जो है ये क्या है त्वरण है, और t जो है वो टाइम है। तो v = u + at। सीधे सीधे क्या होता है एग्जाम के अंदर, ये फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा न्यूटन का पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, या ऐसा पूछ लेंगे कि दूसरा समीकरण जो है वो किस संबंध को दर्शाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड जो है देखिए समीकरण वो है s = ut + ½ at²। s जो है यहाँ पर ये है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। बाकी सारी टर्म को मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो s = ut + ½ at², ये स्थिति और समय के बीच में संबंध को बताता है, सेकेंड समीकरण। तीसरा है v² = u² + 2as। ये स्थिति और वेग के बीच में संबंध को बताता है। बहुत ज़्यादा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो इन समीकरण पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, या तो फिर आपसे ऐसा पूछ लेंगे कि न्यूटन का कौन सा समीकरण जो है इनमें से वो स्थिति और वेग को दर्शाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तीनों समीकरण बिल्कुल हमको इनको क्लियर रखना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक टर्म और है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि है आवेग। इसे बोला जाता है इम्पल्स। क्या होता है आवेग? जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स का इफेक्ट जो है वो टाइम पर भी निर्भर करता है। इसी को क्या कहा जाता है? इम्पल्स कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स = आवेग = फोर्स इनटू टाइम। अभी मैंने आपको बताया किसी वस्तु पर फोर्स अगर लगाया जाता है तो उस फोर्स का जो इफेक्ट है वो टाइम पर भी निर्भर करता है। इसको ऐसे समझिए, किसी पिंड पर लगने वाला जो बल है और कितने समय तक उस पिंड पर बल लग रहा है, इन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? फोर्स का होता है न्यूटन और टी मतलब सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। तो आवेग का मात्रक एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछते हैं इम्पल्स का। तो अगर इम्पल्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फोर्स इनटू टाइम, यही क्या होता है? इम्पल्स होता है, आवेग। तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और टाइम मतलब सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड है आवेग की ऐसा यूनिट। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में कुछ 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बस हम वो देख लेते हैं। एक स्थिरांक के बारे में भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, वो है हबल स्थिरांक, हबल कांस्टेंट। क्या होता है हबल कांस्टेंट? ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? हबल, हबल कांस्टेंट। क्लियर? ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछें कि आयतन की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो वो क्या होती है? क्यूब मीटर, मीटर की घात 3। बेसिक चीज़ है, बट हम एग्जाम में कभी कभी क्या करते हैं, गलत कर देते हैं इसको। एंड लास्ट में काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, गतिक श्यानता के बारे में। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि विस्कोसिटी, श्यानता क्या होती है। तो श्यानता देखिए क्या होता है, कोई भी अगर तरल पदार्थ है, कोई भी फ्लूइड है, तो उसके आकार या फिर गति में परिवर्तन का विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही क्या बोला जाता है? उस फ्लूइड की श्यानता बोला जाता है, मतलब विस्कोसिटी बोला जाता है। फ्लूइड की आंतरिक शक्ति का माप भी इसे कहा जाता है, श्यानता को। तो गतिक श्यानता, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड। और सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है स्टोक्स। इसकी सीजीएस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये यूनिट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इससे बाहर एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप जितना मैंने बताया उतना अच्छे से स्टडी कर लो। अच्छे से टॉपिक देखने के बाद में टेस्ट लगाइए। टेस्ट के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बार बार उनकी प्रैक्टिस करिए। 101% क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं टेस्ट में से देखने को मिलेंगे। और टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपको जो वो कॉन्सेप्ट है, वो टर्म जो है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बार बार रिवाइज होती रहेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? टेस्ट लगाना है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिलते हैं और किस अप्रोच से हमको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है? तो सेकेंड का घातांक क्या होता है? मीटर सेकेंड -2। मैंने आपको बताया था -2, यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। विकल्पों में उल्लेखित
इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है? तो हेक्टो, डेका, टेरा और गीगा दे रखा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? टेरा होता है। 10⁻12 होती है, उसको क्या बोला जाता है? टेरा बोला जाता है। और 10⁻15 जो होता है उसको बोला जाता है पेटा। और गीगा जो होता है वो क्या होता है? 10⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मतलब जो इसकी वेवलेंथ है उसको मापने की इकाई क्या है? तो वेवलेंथ को मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉम। डी आंसर। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की इकाई है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की इकाई क्या है? यूनिट क्या है? टेस्ला है। सी आंसर। निम्न में से कौन प्रति सेकंड कूलम के तुल्य होता है? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छे से घुमा के पूछ लिया उसने। प्रति सेकंड कूलम के तुल्य होता है। मैंने आपको बताया भी था कि जो एम्पेयर होता है वो क्या होता है? आवेश अपॉन में टाइम। आवेश मतलब चार्ज, और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। तो कूलम अपॉन में टाइम होता है एम्पियर। और यही पूछ रहा है प्रति सेकंड कूलम, तो एम्पियर। डी आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होते हैं? 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10⁻6 मीटर। अब 10⁻6 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻6 माइक्रोन इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा इकाई है? तो पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कौन सी होती है? मोल। बी आंसर। पारसेक की इकाई है। पारसेक जो है ये किसकी इकाई है? लंबाई की, दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई मैंने आपको 2 बताई थी, प्रकाश वर्ष और पारसेक। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है? 10⁻⁻15 को कहा जाता है फेम्टो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा उसी राशि को मापता है जिसे एसआई मात्रक पास्कल के द्वारा मापा जाता है? तो दाब की मैंने आपको 2 यूनिट बताई थी, एक है पास्कल और दूसरा है टॉर। तो यहाँ पर टॉर बिल्कुल सही आंसर होगा। एक अश्वशक्ति लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति जो होता है हॉर्स पावर वो 746 वॉट के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर 750 बिल्कुल आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने टेस्ट सेक्शन में आपको लगभग 50 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि इस टॉपिक से बार बार जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप उस टेस्ट की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।